तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में। तो जो राजनीतिक और आपका सामाजिक असमानता है उसमें आपका जो है इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है ये आपको कह रहा है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में, ठीक है। आखिर राजनीतिक और सामाजिक असमानता क्यों है लोकतंत्र में? तो लोकतंत्र में आर्थिक विकास होने पर आर्थिक असमानता दूर हो जाती है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता होती ही नहीं है। ये सब तो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। तो यहाँ पे यही सही है, सबसे उपयुक्त यही है कि लोकतंत्र में सामाजिक असमानता दूर करने का बहुत हद तक क्षमता होती है। ये तो आप नहीं कह सकते कि एकदम पूरा सामाजिक असमानता खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन हद तक दूर हो सकता है। और आपने देखा है कि भारत जो है एक 7 दशक कह सकते हैं में बहुत अच्छा काम हुआ है भारत में, और सामाजिक असमानता धीरे धीरे जो है घटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकतंत्र में सामाजिक असमानता बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? उदाहरण क्या बोला? नहीं है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? अब बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? पहला है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई रियायतें वापस लेने का दबाव, सऊदी अरब में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं, भारत में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। तो देखिए, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा क्या चुनौती है? आपको लगता है क्या ये चुनौती है? भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना ये चुनौती नहीं है, ठीक है। तो लोकतंत्र का चुनौती बोल रहा है कि जो समस्या नहीं है, तो भारत में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई रियायतें वापस लेने का दबाव, ये लोकतंत्र की चुनौती है। सऊदी अरब में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देना, ये वहाँ जो है चुनौती का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चुनौती का एग्जाम्पल है, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना चुनौती नहीं है लोकतंत्र का। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 का सी, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव आवश्यक शर्त है। शिक्षा के अभाव में तो लोकतंत्र सफल ही नहीं होगा, तो ये तो गलत है। बेरोजगारी में क्या सफलता का एक आवश्यक शर्त है क्या? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में आस्था, हाँ, जब तक आप लोकतंत्र में आस्था नहीं रखेंगे तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लोगों को या वहाँ के नागरिकों को जो है लोकतंत्र में आस्था रखनी ही पड़ती है, और लोकतंत्र की सफलता का भी प्रमुख जो शर्त है वो है आपका लोकतंत्र में आस्था, ठीक है। बिना आस्था के आपका लोकतंत्र किसी भी देश का नहीं चल सकता। जब तक जनता में लोकतंत्र के प्रति आस्था नहीं होगी तब तक वहाँ लोकतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा, ठीक है। लोकतंत्र में आस्था, ये तो बाधा नहीं, ये तो उसकी खासियत है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये तो और उसका अच्छा गुण है, इससे तो और फायदा है लोकतंत्र को। लोकतंत्र में आस्था ये तो गलत है, मतलब ये लोकतंत्र में आस्था ये तो होगा नहीं। अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा, हाँ, ये आपका अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा हो सकती है लोकतंत्र में। जब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, मूर्ख ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे उनके नेतृत्वकर्ता भी मूर्ख हो जाएंगे, और उस स्थिति में लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। और बहुत सारे विद्वानों ने बोला है, ठीक है।
लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, कई विद्वानों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई। तो यहाँ पे मूर्ख का मतलब वही हुआ जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं। तो जो जिस प्रकार का व्यक्ति है वो उसी प्रकार का अपना नेता चुनता है। तो इसीलिए अगर अशिक्षा व्याप्त रहेगी तो अशिक्षित लोगों का शासन व्यवस्था में आना स्वाभाविक सा गुण हो जाएगा और फिर उससे देश का विकास नहीं हो सकता, लोकतंत्र में बाधा आएगी। तो अशिक्षा एक सबसे बड़ा बाधा है, याद रखिएगा, लोकतंत्र का अशिक्षा जो है सबसे बड़ा बाधा है। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से उसको पढ़िए, उसको सोचिए, अपने आप आपको चारों ऑप्शन में से आपको दिख जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था। सबसे बाद में महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार है वो स्विट्जरलैंड में ही प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 1971 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले ब्रिटेन में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1971 में स्विट्जरलैंड में ये अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां पूछ रहा है, कमजोरियां को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। अब अपने आप ऑप्शन पढ़िए, अपने आप आपको क्लियर होगा। आर्थिक असमानता, मीडिया पर नियंत्रण, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। अपने आप देखिए, जो पॉजिटिव होगा ना वो आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है, बताइए भारतीय लोकतंत्र की जो है कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आर्थिक असमानता, क्या असमानता रहेगा आर्थिक रूप से तो क्या वो उपाय होगा कमजोरियों को दूर करने का? बिल्कुल गलत। क्या आप मीडिया पर नियंत्रण कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे? मीडिया को कहते हैं ना, अभी आज के डेट में कहा जाता है मोदी मीडिया या पेड मीडिया हो चुकी है, या मीडिया को कुछ स्वतंत्र रूप से बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। लेकिन जब हम कानूनों को, सुधारात्मक कानून का निर्माण करते रहेंगे, कोई भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कानून बनाते रहेंगे, तो वो लोकतंत्र की कमजोरियों को सर्वोत्तम तरीका से दूर कर सकता है, यानी सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। सुधारात्मक कानूनों का निर्माण जो है वो आपका लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है? ठीक है, रंग भेद, भाषा का भेद, क्षेत्रीयता। देखिए इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास, यानी लोग एक दूसरे से क्यों विरोध में रहेंगे, यानी सामाजिक विभेद क्यों होगा, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? तो सामाजिक विभेद के हमने कल भी पढ़ाया था, आपको बताया था कि कुछ भी हो सकता है। आप रंग के आधार पर किसी को भेद कर सकते हैं, आप भाषा के आधार पर भी भेद कर सकते हैं, या क्षेत्रीयता के आधार पे आप भेद कर सकते हैं। अभी क्या है कि बिहार में जैसे टीचर बन के आ गए, कुछ लोग यूपी के भी आगे, कुछ लोग कहीं अदर स्टेट के भी आगे। अब जो बिहार के हैं वो जो है यूपी वाले को क्या करेंगे कि उनको अलग दृष्टि से देखेंगे कि ये हमारा सीट ले लिया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्षेत्रीयता हावी हो गया। तो यहाँ भी विरोधाभास लोकतंत्र में हो सकता है, जबकि सबसे श्रेष्ठ होता है कि हम भारत के वासी हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे अदर स्टेट के हों, सभी बिहार पूरे देश के वासी हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, तब फिर किसी, चूंकि भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है और संघ यहाँ पे मेन होता है। तो इसीलिए अगर हम क्षेत्रीयता की भावना रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात होती है। ठीक है, और लोकतंत्र के लिए वो खतरा है। ठीक है, तो ये विरोधाभास या द्वंद्व का आधार ये सभी हो सकते हैं, रंग भेद, भाषा का भेद, या बिहारी लोग अदर स्टेट जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है बिहारियों के साथ जो है गलत भेदभाव होता है। कई बार जो है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, चेन्नई में, दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर भी भेद होता है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विरोधाभास का आधार ये सब हो सकते हैं, रंग भेद भी हो सकता है, भाषा का भी भेद हो सकता है, क्षेत्रीयता का भी भेद हो सकता है। तो इसका आंसर आपका एक से अधिक उपयुक्त होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए अब है सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। तो देखिए सामाजिक विभेद का मूल कारण जो होता है ना, आपका जन्म होता है। सबसे पहला मूल कारण यही है, आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं,
अगर आप दलित परिवार में जन्म ले लिए, अगर आप महिला के रूप में जन्म ले लिए, अगर आप काले रूप में जन्म ले लिए, गोरे काले का भी विभेद हो सकता है, ठीक है, आपके जातिगत विभेद हो सकते हैं, आपके भाषाई विभेद हो सकते हैं, जो कि जन्म का ही आधार हो जाता है। आप जहाँ पे जन्म लेते हैं आप उसी भाषा में बोलने लगते हैं, उसी भाषा में ही आपका जो है आगे का कह सकते हैं कि आप जब बढ़ते हैं तो मातृभाषा जो आपका लोकल लैंग्वेज है तो उसी में आप करते हैं, ठीक है। तो मूल कारण यहाँ पे सामाजिक विभेद का आपके जन्म से ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका उपयुक्त ऐसे गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ये अमीर लोग, अच्छे लोग या जो जिसमें विभेद नहीं वो भी बेरोजगार हो सकते हैं, गरीबी उनमें भी हो सकती है, लेकिन जो जन्म होता है, जन्म का आधार ही मेन रूप से हो जाता है। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, आप जिस रूप में जन्म लेते हैं, वहीं से आपका विभेद शुरुआत हो जाता है। तो मूल कारण आपका जन्म ही होता है, ठीक है। कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक होता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभेद है लेकिन वो समाज के विभेद को उत्पन्न कर देता है। जैसे आपका लिंग, आप देखते होंगे समाज में महिला और पुरुष के बीच में जो है विभेद रहता है, ठीक है। अभी भी आप देखते होंगे कि भारत एक पितृसत्तात्मक सोच वाला देश है और पुरुषों की महत्ता महिलाओं की अपेक्षा में ज़्यादा होती है। धीरे धीरे इसकी कमियों को दूर करने के लिए कई तरह के रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये भी आपका विभेद का एक कारण है, लिंग। दूसरा है कि रंग का तो विभेद पूरे विश्व में है, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, चाहे अफ्रीका चले जाइए, चाहे आप भारत आ जाइए, सभी जगह कलर के आधार पे विभेद लोगों के साथ किया जा रहा है, परसों से किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा गोरे काले का बीच में जो विभेद है, मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी, और फिर महात्मा गांधी भी गए थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पे भी गोरे काले के रंग का विभेद, कानून भी वहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग थे, ठीक है। तो उसको वहाँ पे उन्होंने केस करके जीता था, वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद धन के आधार पे भी आपका विभेद हो सकता है, ठीक है। अगर किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास कम धन है, तो वो भी एक विभेद का कारण होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, डी, 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बड़े ध्यान से सोच समझ के बनाइएगा। विभेद जो है आपको बता ही दिए, डिफरेंस, तो आप डिफरेंस एक दूसरे में बहुत आधार पे हो सकते हैं, रंग के आधार पे हो सकते हैं, लिंग के आधार पे हो सकते हैं, अमीर जो आपका धन है उसके आधार पे हो सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका 1 से अधिक सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? श्वेत और अश्वेत का झगड़ा सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये किया गया था। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण देश कौन सा है? अमेरिका। आज भी वहाँ पे गोरे काले के बीच में विभेद है। प्रोटेस्टेंट कई बार जो है अमेरिका में जो है वहाँ के राष्ट्रपति को भी गोरे काले के विभेद से गुजरना पड़ता है, ठीक है। बराक ओबामा को कई बार जो है उनके काले रंग के कारण उनको ट्रोल किया गया था। तो ये जो रंग का भी जो आधार है वो आपका विभेद का आधार होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अमेरिका में ऐसा हुआ है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? देखिए प्रोटेस्टेंट, आपको जब हम धर्म सुधार आंदोलन बताए थे तो उसमें हमने बताया था कि पहले कैथोलिक था, उसके बाद उसमें जो सुधार हुआ, जो धर्म में सुधार किए गए, तो वो जो लोग आए जो धर्म सुधार किए ईसाई धर्म में, तो वो लोग जो है क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट कहलाए, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट जो नए सुधारवादी लोग थे उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया ईसाई धर्म में, और जो पुरानी मानसिकता के थे वो कैथोलिक कहलाए। तो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो याद रखिएगा उत्तरी आयरलैंड को जाना जाता है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में यहाँ पे संघर्ष हुआ। जो कैथोलिक थे वो ब्रिटेन के साथ रह गए और जो प्रोटेस्टेंट थे वो उत्तरी आयरलैंड के साथ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में संघर्ष के लिए उत्तरी आयरलैंड जाना जाता है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों में आपसी सौहार्द का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? जहाँ पे कि दोनों के बीच में आपका जो है
प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में सौहार्द वातावरण है, वहाँ पे कोई एक दूसरे के प्रति जो है सामाजिक विभेद नहीं है या राजनीतिक विभेद नहीं है। वह कौन सा देश है? तो वह देश है नीदरलैंड। वह कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, वह देश का नाम है आपका नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांटकर रख दिया? तो हमने कल भी चर्चा किया था, वो यूगोस्लाविया था, जिसको 6 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यूगोस्लाविया, जिसको जातिगत धार्मिक आधार पे 6 टुकड़ों में बांटा गया था, यूरोप का एक देश था जिसका स्थापना 1918 में हुआ था। आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको कई भागों में मित्र राष्ट्रों के द्वारा बांटा गया था, जाति और धर्म के आधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद राजनीतिक को प्रभावित करता है। बिल्कुल, सामाजिक विभेद ही आगे चल के राजनीतिक विभेद में बदल जाता है, तो ये प्रभावित करता है, सही है। उसके बाद सामाजिक विभेदों की राजनीति का हावी होना राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाता है। ठीक है, धर्म, जाति और भाषा आधारित विभेदों की राजनीति देश को विभाजित कर देती है, बिल्कुल कर देती है। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारे देश का बंटवारा होना धर्म के आधार पे, जैसे आपका देश भारत और पाकिस्तान में बटा, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है धर्म के आधार पे ही बटा, तो वो देश को विभाजित कर देता है। तो इसका तीनों सही आंसर है, यानी इसका मतलब है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 से अधिक। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 से अधिक। ठीक है, बाकी मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश मीडियम है वो आप पढ़ के अपना देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? सोशल डिफरेंसेज अफेक्ट्स पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी। डोमिनेंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिफरेंसेज इज डेंजरस फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये सब जो भी अपना इंग्लिश वाले हैं वो अपना मीडियम पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए। इनमें से कौन सामाजिक विभाजन का निर्धारक तत्व है? कौन कौन सा तत्व इसमें से सामाजिक विभाजन के लिए निर्धारक हो सकता है? स्वयं की पहचान की चेतना, राजनीतिक दलों के द्वारा समुदायों की मांग को उपस्थित करने का तरीका, समुदायों की मांगों के प्रति सरकार की सोच। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है? स्वयं की पहचान की चेतना। देखिए क्या होता है कि सभी व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान होती है, हर एक व्यक्ति का अपना पहचान है, तो वो भी अपनी पहचान बनाने के लिए भी सामाजिक विभाजन होता है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो वो अपनी एक पहचान अमीर में बनाएगा। तो स्वयं की पहचान की चेतना, अपने आप को पहचानने की चेतना भी उसको सामाजिक विभाजन का तत्व निर्धारण कर सकता है। ठीक है, अपने आप को श्रेष्ठ मानना। राजनीतिक दलों के द्वारा समुदायों की मांग को उपस्थित करने का तरीका। राजनीतिक दल क्या होता है कि समुदाय की मांग को उपस्थित करते हैं, कई समुदाय का डिमांड रखते हैं राजनीतिक दल आरक्षण में या कहीं, तो वो भी आपके सामाजिक विभाजन का निर्धारक तत्व है। जैसे कई बार क्या होता है कि आरक्षण को लेकर के ओबीसी समुदाय, ईबीसी समुदाय या जो भी एसटी एससी समुदाय है, वो सरकारों या राजनीतिक दलों से अपनी मांग रखते हैं, और राजनीतिक दल जो है जब इसको मांग को स्वीकारते हैं तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन का तत्व हो सकता है। समुदायों की मांगों के प्रति सरकार की सोच, जब सरकार जो है समुदाय की मांग के प्रति सोचने लगता है और उसके अनुरूप चलने लगता है और समुदायों की मांगों की पूर्ति करने लगता है, तो स्वाभाविक है वहाँ पे सामाजिक विभाजन एक तत्व निर्धारित हो जाता है। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। और अभी वर्तमान में आप देखते होंगे जातिगत राजनीति चलती है पूरे भारत में ही, जातिगत राजनीति के तहत। तो समुदायों की मांग के प्रति सोच जो होती है सरकार की, जिस जाति का वोट लेना होता है उसके प्रति वो कुछ ज़्यादा सोचती है और कुछ ज़्यादा काम करती है उस जाति के प्रति, और जिनकी आबादी कम होती है तो उसको नज़रअंदाज भी करती है उनकी मांगों को। तो ये आपका समाज के विभाजन का एक बहुत बड़ा तत्व हो सकता है। ठीक है, तो 1 से अधिक इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य और इसके अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है? अपनी पहचान के प्रति आग्रह, दूसरे की पहचान के प्रति दुराग्रह। ये तो बिल्कुल गलत है, दुराग्रह तो होना ही नहीं चाहिए दूसरे के पहचान के प्रति। अपनी पहचान के साथ साथ दूसरे की पहचान के प्रति आदर का भाव, ये सबसे जरूरी है। आप अपनी पहचान भी बनाइए और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी पहचान का आदर कीजिए, तब जाकर के आपके बीच में सामाजिक विभेद और राजनीतिक जो सामंजस्य है
उसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं। ये नहीं कि केवल अपनी पहचान बनाइए, अपनी जाति का पहचान बनाइए, ठीक है, और दूसरे को निंदा कीजिए, दूसरे की पहचान को ख़त्म कीजिए, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा और वो राजनीतिक विभेद उत्पन्न करेगा और आगे चल करके आपको जो है बांट देगा। लेकिन अगर आप अपने पहचान के साथ साथ दूसरे लोगों के भी पहचान की आदर करते हैं, उसका भाव रखते हैं, तो निश्चित रूप से सामंजस्य की स्थिति होती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अब आते इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। जहां जहां नहीं दिखेगा ना एग्जाम में, जब भी आप बनाएंगे तो उसको आप क्या कीजिएगा, घेरा लगा दीजिएगा। उससे याद होगा कि नहीं वाला बनाना है, नहीं तो आप बनाते बनाते सही वाला ही मार के एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा, उसमें भी आप एक दो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो विविधता में एकता लोकतंत्र की तो मजबूती है। सर्वधर्म संभाव ये भी है, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष ये गलत है, ये आपको क्या करेगा, मजबूती प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, विविधता में एकता सर्वधर्म संभाव ये क्या करेगा, आपको मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन विविधताओं में सामंजस्य का अभाव जब होगा और जब संघर्ष होगा तो वो लोकतंत्र की मजबूती को प्रदान नहीं करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, जो कि नहीं दिखे इसको घेरा लगाइए। लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, बिल्कुल है, लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक लक्षण ही है, जैसे भारत में भी देखिए विविधता है। विविधता लोकतंत्र को शक्ति देती है, ये भी बात सही है कि विविधताओं से भी लोकतंत्र को शक्ति मिलती है। विविधता लोकतंत्र को कमजोर करती है, ये गलत है, ये गलत है। विविधताओं से लोकतंत्र सशक्त होता है। जब हम सभी धर्म जाति के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग जब एक साथ रहते हैं, उससे और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा सत्य नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, विविधता लोकतंत्र को कमजोर करती है, ये सत्य नहीं है। विविधता लोकतंत्र को मजबूत करती है, याद रखिएगा। राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता, संघर्ष और अशांति के लिए विभेद कब उत्तरदायी होता है? राजनीतिक व्यवस्था में, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता, संघर्ष और अशांति के लिए विभेद, जो आपका विभेद है वो कब उत्तरदायी होता है? जब सामाजिक विभेदों के प्रति राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण भेदभाव मूलक हो, बिल्कुल सही। जब सामाजिक विभेदों की राजनीति हावी हो, ये भी सही है। जब आप सामाजिक विभेद की राजनीति हावी हो जाएंगे तो फिर आपका ये भी आपको अशांति ला सकता है। जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। यानी ये तीनों जब स्थिति होगा तो उस समय जो आपके देश में अशांति या संघर्ष होगा, तो ये सभी कारक वहाँ जिम्मेदार होंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 19 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं है, आप इजीली सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। कई लोग लोकतंत्र पॉलिटी, अरे इसको एक बार सामाजिक विभेद शब्द को हमने 2 मिनट में आपको बताया था, बस वो समझ गए तो यहाँ पे आपको कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप ऑप्शन निकाल ही लीजिएगा। चलिए, भारतीय समाज किस विभेद से अधिक प्रभावित होता है? आप बताइए, आपके सामने है लिंग, धर्म, जाति। क्या लगता है आपको, लिंग से प्रभावित होता है भारतीय समाज? बिल्कुल होता है। धर्म से भी होता है और जाति से, ये तीनों कारक है जिससे बहुत अधिक जो है भारतीय समाज प्रभावित होता है। जान लीजिए, आज भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। आज भी आपका सोच, हमारा सोच पितृसत्तात्मक है, हमारे देश में लोगों का सोच। और धार्मिक रूप से तो आप देख ही रहे किस प्रकार से जो है जातिगत भेदभाव और धार्मिक भेदभाव भी लोगों के एक दूसरे को दूरी बना रहा है, दूर कर रहा है। तो ये समाज के विभेद को प्रभावित कर रहा है, लिंग, धर्म और जाति। और जब भी चुनाव होगा तो ये धर्म और जाति उसमें इंक्लूड हो जाता है, और इसके आधार पे जो है जो चालाक पॉलिटिशियन है वो सफल हो जाते हैं। जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा करके वो वोट बैंक बनाने में सफल हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण है कि भारतीय समाज आज भी जातिगत और धार्मिक रूप से ग्रसित है, ग्रसित मानसिकता से लोग यहाँ पे हैं। तो जो कि इसका परिणाम है 1 से अधिक। ठीक है, इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 1 से
अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? देखिए फिर वही बात, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद तो एकदम पूरा है, भरा पड़ा है। उसके बाद है आपका भाषावाद, ये भी भरा पूरा है। भाषा के आधार पे अगर नहीं होता तो भाषा के आधार पर आपके राज्यों का गठन होता ही नहीं। संप्रदायवाद भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ये सब बराबर दंगे होते आए हैं, होते रहते हैं। तो सामाजिक समस्या ये है। संप्रदायवाद है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे धर्म की निंदा करना, उसको नीचा दिखाना, ये है। तो ये सभी तीनों कारक हैं ABC, यानी एक से अधिक। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। और आपने देखा होगा कि पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर एक से अधिक आ रहा था, खास करके इस तरह के क्वेश्चन को। तो आपको ऑप्शन नंबर डी को नहीं भूलना है, उस पे भी आपको सोचना पड़ेगा, उस पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो आपको हमने वैदिक सभ्यता में बताया था कि शुरुआती चरण में जो जाति प्रथा का आधार था वो आपका केवल और केवल कर्म था, यानी जो जिस प्रकार के कर्म करते थे, अगर जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो उनको पंडित श्रेणी में रखा गया, जो युद्ध लड़ने का काम कर रहे थे उनको क्षत्रिय श्रेणी में रखा गया, जो व्यवसाय प्रवृत्ति के थे, व्यवसायिक काम करते थे, उनको वैश्य रखा गया, और जो मजदूरी करते थे उनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। तो कर्म के आधार पर ही जाति प्रथा का शुरुआत हुआ था वैदिक सभ्यता में, लेकिन आगे चल करके फिर वो जन्म के आधार पे हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कर्म का ही आधार होगा। क्या हो जाएगा आंसर? कर्म का आधार। ठीक है, जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीतियां आई हैं? जाति प्रथा से क्या आ गया? ऊंच नीच की भावना, ये तो आया ही है। अस्पृश्यता, छुआछूत, ये भी है, जिसको कि अनुच्छेद 17 के तहत दूर करने का प्रयास किया गया। समाज का विभाजन, ये भी है। अग्रणी जातियां, पिछड़ी जातियां, OBC EBC सब में समाज, दलित में समाज बटा हुआ, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यह कथन किनका है? जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। अगर कोई व्यक्ति जाति विहीन राजनीति की कल्पना करते हैं तो वास्तविकता पे वो पर्दा डाल रहे होते हैं। ये कथन किनका है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कथन रजनी कोठारी जी का है। उन्होंने बोला था कि अगर आप जाति विहीन राजनीति की कल्पना करते हैं तो एक प्रकार से ये स्वप्नवादिता है, यानी वास्तविकता पे पर्दा डालने के समान है। ऐसा संभव नहीं है कि जाति विहीन राजनीति आपके देश में हो जाए। ठीक है, चलिए, रजनी कोठारी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, राजनीति पर जाति का प्रभाव उदाहरण क्या है? जाति के आधार पर निर्वाचन में उम्मीदवारों का चयन, बिल्कुल सही। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातियों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही। कमजोर जातियों को संगठित होकर राजनीति में सौदेबाजी, ये भी सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसा होता है, क्या होता है कि जाति का प्रभाव क्या होता है? जाति के आधार पर आप देखिएगा, जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोगों का संख्या ज़्यादा है उसी जाति के उम्मीदवार को उस क्षेत्र में खड़ा किया जाएगा। इसीलिए तो बिहार जैसे राज्यों में अगर देखा जाए तो जातिगत जो है यहाँ पे जनसंख्या भी हुआ है, जनगणना भी हुआ है जाति। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो मंत्री हैं उनको या कोई भी राजनीतिक दल है उसको मदद पहुंचाएगा कि किस क्षेत्र से किस व्यक्ति को खड़ा किया जाए, किस जाति के लोगों को। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातियों का प्रतिनिधित्व भी आप देखिएगा। मंत्रिमंडल में जो जिनकी आबादी ज़्यादा है उन जातियों का प्रतिनिधित्व आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और फिर कमज़ोर जाति को भी संगठित हो करके राजनीतिक में सौदेबाजी यहाँ पे होती है। तो ये आपका जातिगत जो है प्रभाव है, जाति का राजनीति पे प्रभाव है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर एक से अधिक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी 25 क्वेश्चन रहने देते हैं। अब आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उधर भी किया हमने, 40 क्वेश्चन अभी आपको हमने करवाए हैं।
ठीक है, इस सेट में हमने 25 क्वेश्चन आपको किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।